जाएगा। बचा लो भाई, बचा लो। क्या हो गया शेखरू, किससे डर रहे हो? अरे मत पूछो बंदरू, मत पूछो कि यूपी में क्या हो रहा है। अभी अभी मैं रास्ते में किसी से एड्रेस पूछ रहा था कि भाई साहब ये ब्लॉक नंबर 10 किधर पड़ेगा। ब्लॉक सुनते ही उन लोगों ने मुझे उठा लिया और मेरे हाथ के वो एड्रेस वाली पर्ची भी नामांकन का पर्चा समझ के फाड़ दी। वो क्यों? अरे दरअसल बंदरू, यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं और वो लोग समझ रहे थे कि मैं चुनाव में नॉमिनेशन करने आया हूं, इसलिए मुझे अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। ये हो रहा है यूपी में ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन में। लग रहा है कहीं अपहरण फिल्म की शूटिंग हो रही है, तो कहीं गैंगस्टर की, तो कहीं मर्डर की, तो कहीं गैंग्स ऑफ वासेपुर की। नहीं आप करा रहे हो, कोई डबल नहीं मारा। दिखाया अगर एंट्री हो गई। 635 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव में विजयी बन रही है। यूपी में कुछ दिन पहले हुए जिला पंचायत अध्यक्ष और आज संपन्न हुए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हुई हिंसा और गुंडागर्दी को देखकर पता है मुझे क्या लग रहा है बंदरू? क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है बंदरू कि गुंडागर्दी और बदमाशी प्री रेक्विजिट्स यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं यूपी बिहार के पॉलिटिक्स के एग्जाम में पास होने के लिए। जिसके पास ये मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होगी वो विधायक, सांसद और मंत्री बन ही नहीं सकता। सरेआम महिलाओं की इज्जत तार तार की जा रही है इस इलेक्शन में। लखीमपुर में एक बहन के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने व्यवहार किया, अपमानित किया। रेखा वर्मा सांसद के गुंडों ने मेरी पकड़ी साड़ी हमको बाहर फेंक दिया। एक जगह तो मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी के सामने ही गुंडागर्दी शुरू कर दी भाई लोगों ने। क्या बात कर रहे हो शेखरू, सच में? अरे मेरा मतलब है उनके पोस्टर के सामने ही शुरू हो गए। ये देखो, भाई पोस्टर पर ही सही, लेकिन मोदी जी और योगी जी का कुछ तो लिहाज करना चाहिए था, कुछ तो शर्म होनी चाहिए थी, हैं? होनी चाहिए थी कि नहीं? बड़े बेशर्म लोग हैं। एक जगह तो ये लोग पुलिस के सामने ही कैंडिडेट का अपहरण करने लगे। देखिए भाजपा के राज में क्या हो रहा है। ये देखिए ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी को, ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी को बलिया के ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी शादी किया जा रहा है। ये वाला जरा फिर से दिखाओ। वाह, क्या मनोहारी दृश्य है। एक से बढ़कर एक दृश्य है। अगर मैं सारे दिखाने लगा तो अगला शनिवार आ जाएगा, लेकिन दृश्य खत्म नहीं होंगे, इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में दिखा देता हूं। तो देखा, ये थे ब्लॉक प्रमुख चुनाव के कुछ प्रमुख दृश्य। लेकिन पुलिस क्या कर रही थी? उसने कुछ नहीं किया। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? कुछ नहीं किया? किया ना, पुलिस ने बहुत कुछ किया। पुलिस ने शांति से सब कुछ देखा, म्यूट विटनेस बनकर। लोग फालतू में ही आरोप लगाते रहते हैं कि यूपी में पुलिस जाती करती है। देखिए देखिए देखिए, यहां
कैसे शांति से खड़ी देख रही है पुलिस। पुलिस के सामने ही बंदे को उठा के ले जा रहे हैं। पुलिस का कतई कोई डर नहीं है। कुछ लोग पता नहीं क्यों डरते हैं बेचारी पुलिस से। देखिए देखिए, एक और नमूना देखिए, दिखाओ भाई। पूरी गली बंद पड़ी है। वहाँ क्या मतलब है? वहाँ आदमियों का मतलब है। वोटर वहाँ से तोड़ देंगे, रास्ता है यहाँ से देंगे। क्या मतलब उस गली से वोटर का देने का? नहीं, कोई नहीं आएगा वहाँ से। कानून सिखाने की कोशिश मत करो। अरे नहीं जा रहा। अरे आपको कानून कैसे सिखा सकते हैं भाई साहब? आप तो सत्ताधारी पार्टी के मेंबर हैं। आपको कानून कैसे सिखा सकता है? कानून तो हमारी पुलिस रेड़ी पटरी वालों को सिखाती है। आपसे तो भाई साहब करके बात करती है हमारी पुलिस। वोटर का देने का उधर तो कोई भी नहीं, कोई नहीं जाएगा वहाँ से। कानून सिखाने की कोशिश मत करो। अरे नहीं जाएगा कोई भी, मैं कह रहा हूँ। और अगर भाई साहब थप्पड़ भी मार देते हैं तो देखिए कैसे हाथ जोड़कर बता रहे हैं नेताजी को। कोई थप्पड़ नहीं मारा हमें वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि पुलिस किसी को थप्पड़ नहीं मारती, पुलिस भी मारती है। हाँ, नेताजी को नहीं मारती, बाकी सबको तो पता नहीं क्या क्या मार देती है, पत्रकारों को भी। ऐसी प्यारी पीस लविंग शांति प्रिय पुलिस है हमारी। लोग बेमतलब पुलिस को दोष देते रहते। पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए लोगों को। बेचारी पुलिस तो हमारे भविष्य के नेता बनाने में मदद करी है। ये जो लोग आज बम मारे, बम गोलियां चला रहे हैं, ये आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रिहर्सल कर रहे हैं। इस रिहर्सल को देखकर मुझे तो अभी से डर लग रहा है कि अगले साल विधानसभा चुनाव में क्या होगा। जाने क्या होगा रामा रे, जाने क्या होगा मौला रे। जी जी जी, हाँ हाँ, अरे आगे बढ़िए, बहुत ही नेक विचार हैं, फैंटास्टिक। आप जो बात बता रहे हैं उससे तो ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद बल्कि सेहतमंद रहेगा। जी जी, कर लीजिए दल, बिल्कुल बिंदास, आंखें मूंद कर बढ़ जाइए आगे। किसका फोन था? अरे कांग्रेस के एक नेता का। पूछ रहे थे कि दल बदल करके बीजेपी में चला जाऊं क्या। मैं एक सेकंड फिर गए। हाँ जी, क्या एनसीपी से बोल रहे? क्या आप भी दल बदलना चाहते हैं? नहीं नहीं, बदल लीजिए। मेरा क्या जाता है और बंदरू के बाप का क्या जाता है। अब किसका था? शरद पवार की पार्टी वाले का? हाँ, उनकी पार्टी के एक नेता भी बीजेपी में भर्ती होना चाहते हैं। वहां 24 घंटे भर्ती ओपन रहती है ना। एक सेकंड यार, एक सेकंड, फिर से फोन की घंटी। क्या बोलिए? हाँ, आरजेडी से बोल रहे हैं, लालू यादव जी की पार्टी से। आप भी दल बदल कर बीजेपी में शामिल होना चाहती हैं? हो जाइए। मुझसे क्यों पूछ रही है? हो जाइए भाई। लगता है मुझे मोबाइल बंद करना पड़ेगा, नहीं तो कई और पार्टियों के नेता भी फोन करेंगे। ये लीजिए, डाल दिया इसे पॉकेट के अंदर स्विच ऑफ करके। वो क्या है कि जब से नरेंद्र मोदी जी ने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल कर बहुत सारे दल बदलों को मंत्री बनाया है, तभी से कई पार्टियों के नेताओं का मन बीजेपी में आने के लिए लोलुप हो रहा है। लोलुप। आई सर्वानंद सोनोवाल। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूँ that I will bear true faith। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है, तभी से कांग्रेस सहित कई पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। उनके नेता सोच रहे हैं कि अपनी पार्टी छोड़ो और बीजेपी में शामिल हो जाओ। देर सवेर मंत्री पद मिल ही जाएगा। जैसे कांग्रेस से बीजेपी में आए हेमंत बिस्वा शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बना दिया। श्री हिमंत बिस्व शर्माई ईश्वरर नामत
शपथ खाए कहूँ जे और इस बार यानी 7 जुलाई को ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में मंत्री बना दिया। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं। बम बम हो गए हैं सिंधिया जी। हालांकि ये वही सिंधिया जी हैं जो 1.25 साल पहले तक नरेंद्र मोदी जी को पानी पी पी के कोसा करते। अच्छे दिन कब आएंगे ये प्रश्न देश की जनता करना चाहती है। असली भूकंप आने वाला है 11 मार्च को। इसके लिए प्रधानमंत्री भी तैयार रहे और भाजपा भी तैयार है। जहां तक गुजरात का ये बात हो, एक मायाजाल पिरोने की कोशिश की गई है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। मौसम की तरह इस सरकार की विदेश नीति बदलती रहती है। एक तरफ कहते हैं 56 इंच की छाती पाकिस्तान को हम दिखाएंगे। अरे मेरे यारों, वर्ग का चश्मा उतार दो क्योंकि मेरा पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। 3 साल देश बेहाल, यही है भाजपा का कमाल। वैसे तो सिंधिया जी के सारे बयान एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट ये वाला है। ये वाला सुनिए। ये सेवा भाव कोई खरीदा नहीं जा सकता। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, ये या तो आपके दिल में है या नहीं है। ये दिखावे का खेल नहीं होता, ये अंतरात्मा का खेल होता है। ये भाषण देने से नहीं होता, ये जमीन पर काम करने से होता है। ये उड़न खटोले के रोटर ब्लेड के धूल से नहीं होता, ये धूल खाने से होता है। शुक्र है सिंधिया जी, जब मैं अपना करियर फिल्मों में शुरू कर रहा था उस वक्त नहीं आए, नहीं तो मेरा करियर टेक ऑफ ही नहीं कर पाता, मेरी भी छुट्टी कर देते। हालांकि अब बीजेपी में आकर बीजेपी के नेताओं की छुट्टी कर रहे हैं और अपनी एक्टिंग के दम पर मोदी कैबिनेट में नागरिक उड्डयन मंत्री बन गए, क्योंकि बीजेपी का तो नारा ही यही है, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आओ और मेवा खाओ। और किस किस को मिला मेवा? नारायण राणे साहब को। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले नारायण राणे को भी मेवा मिल गया, यानी मंत्री पद मिल गया। हालांकि राणे जी ओरिजिनली कांग्रेसी भी नहीं थे। कांग्रेस में भर्ती होने से पहले वो शिवसेना में थे। शिवसेना ने उनको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी बनाया था। लेकिन वो क्या है कि राणे जी मेवा से ज्यादा दिन दूरी नहीं बना सकते, इसलिए जब देखा कि कांग्रेस के पास देने को अब मेवा रहा ही नहीं, तो वो बीजेपी में भर्ती हो गए और यहां आके मेवा खा लिया। मैं नारायण तातुराणी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जब उनसे पूछा गया कि क्यों दूसरी पार्टी से आने वालों को बीजेपी धड़ाधड़ मंत्री बना रही है, तो उनका क्या जवाब था, सुनिए। मेवा खा के। जो बीजेपी के साथ लंबे अरसे तक जुड़े थे, आज उनको रास्ता दिखा दिया गया कैबिनेट से बाहर, और आपको बीजेपी ज्वाइन किए 2 से 2.5 साल ही हुए हैं, और उसके बाद आपने आज कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। ऐसा क्या हुआ है कि नहीं, वो राजनीति आज नहीं कहूंगा। जय जय माता। खैर राणे जी क्या जवाब देते, वो तो बस मस्त मस्त हो रहे हैं। ये जवाब तो बीजेपी को देना चाहिए कि दल बदलू को इतनी रबड़ी मलाई क्यों। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी दूसरे दलों से आने वाले लोगों को खूब रेवड़ियां बांट रही है, लेकिन अपनों को नहीं दे रही है, दूसरों को दे रही है। बेचारे ओरिजिनल बीजेपी वाले ये सब देखकर घर में बैठे बैठे सिसक सिसक कर यही गाना गा रहे हैं। गैरों पे करम अपनों पे सितम है जाने वफा, ये जुल्म न कर। गैरों पे करम अपनों पे सितम है जाने वफा, ये जुल्म न कर। मतलब ऐसा ही कुछ। अरे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। किसका नसीबा बिगड़ गया? किसने बिगाड़ दिया चेकारू? भूतपूर्व मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन जी का। और ऐसा बिगड़ा कि काफी देर तक तो बेचारों को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। जब हुआ तब हुआ
ओ छोड़ो। ट्विटर की चिड़िया से रोज चोंच से चोंच लड़ाने वाले रविशंकर प्रसाद जी हमेशा उत्तेजित मुद्रा में रहते थे, सबसे भिड़ने को तैयार, हर वक्त तैयार, हमेशा तैयार। एक साथ दो दो लोगों से भिड़ लेते थे, इसलिए मंत्रालय भी दो दो संभालते थे, बहुत कुछ संभालते थे, सिर्फ अपना गुस्सा बेचारा नहीं संभाल पाते थे। ट्विटर से तो रोज ब रोज मलयुद्ध करने में लगे रहते थे। ऐसा लगता था कि अरे ट्विटर को अब पटका कि तब पटका। और जब भी मोदी जी कोई फैसला लेते थे तो रविशंकर जी अपनी चिर परिचित उत्तेजित मुद्रा में बोल उठते थे, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। लेकिन अब जाकर उन्हें पता चला है कि मास्टर क्या होता है और मास्टर का स्ट्रोक क्या होता है। बाउंड्री पार, ये मैं नहीं, शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत जी कह रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी हमेशा मास्टर स्ट्रोक मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक का संदर्भ देते थे, तो मास्टर स्ट्रोक का हमला उनके ऊपर ही हुआ है। ये प्रसाद मिला है बेचारे रविशंकर प्रसाद जी को। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कष्टवर्धन जी, सॉरी हर्षवर्धन जी की, कि कैसे हर्षवर्धन जी के हर्ष का वर्धन होने के बजाय कष्ट का वर्धन हो गया। याद है बंदरू, जब कोरोना का प्रकोप अपने चरम पर था, जब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था, लोगों को ना ऑक्सीजन मिल पा रही थी और ना वेंटिलेटर, हर तरफ त्राही मची हुई थी, याद है तुम्हें? लोग तो पूछने भी लगे थे कि आखिर मोदी जी ने हर्षवर्धन जी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया है तो बनाया किस लिए? क्या सिर्फ ट्विटर खेलने के लिए बनाया है, या लाला रामदेव सॉरी बाबा रामदेव की कोरोनिल बिकवाने के लिए? खैर, ऊपर वाले के घर में यानी मोदी जी के घर में देर है, अंधेर नहीं। मोदी जी कैबिनेट में सबसे ऊपर हैं, उसके मुखिया हैं, तो सारे मिनिस्टर्स के लिए ऊपर वाले ही हुए ना। तो हर्षवर्धन जी भी अपने ऊपर वाले यानी मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक के मास्टर शिकार हो गए। वैसे हो सकता है कि हर्षवर्धन जी को इससे हर्ष ही हुआ हो, क्योंकि अब वो आराम से बाबा रामदेव जी के साथ रोज फोटो पे फोटो खिंचवा सकेंगे। खींच मेरी फोटो, और खिंच गई उनकी फोटो। भैया स्माइल प्लीज। तो ये था आज का पोल खोल। अगले शनिवार को आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी अपने बंदरों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, शब्बा खैर, अलविदा, खुदा हाफिज। चल भाई, बैठा रहेगा क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।